Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 20th October after 2023, we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज का जो एडिटोरियल है ये हमारे जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट और जीएस पेपर 3 के ही इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये एडिटोरियल है। अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट सेक्शन का यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एक बहुत बड़ा रोल है। प्रीलिम्स में तो 20 में से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट देखा जाए तो इन्वायरमेंट सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन होता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो आर्टिकल है द शेप ऑफ क्लाइमेट जस्टिस इन ए वार्मिंग इंडिया, ये जो है क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से न तो हम बचे हैं न विश्व का कोई भी कंट्री बचा हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें इन्वायरमेंट सेक्शन को लेकर के बात चर्चा की, लेकिन शुरुआत में ही हम थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न को रिप्रेजेंट किया गया है कि G20 की मीटिंग भारत में हुई 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हुई। यहाँ पर जो है कुछ ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात किया कि हम अपने वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, डबल करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे 2030 तक, जिससे कि जो एनर्जी इफिशियंसी बढ़े। लेकिन दिल्ली डिक्लेरेशन में हम देखा जो क्लाइमेट का क्वेश्चन था उस पर कोई कंसेंसस न बन सका, कोई सहमति न बन सका, क्योंकि जो सबसे कंटेंशियस इशू था वो था हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने को, उसको लेकर के। सबसे पहले बात तो जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया या जो गल्फ कंट्री है, जो ऑयल रिच कंट्री हैं, वो उसको एग्री नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट कभी नहीं चाहता है तो फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करे। साथ ही साथ जो गल्फ कंट्री है या स्पेशली जो कंट्री जहाँ से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, अगर हम जो है फॉसिल फ्यूल फेज आउट की बात करेंगे तो उनकी तो पूरी इकोनॉमी ही हिल जाएगी, इसलिए वो एक्चुअल में रेजोल्यूशन पास ना हो सका। अगर हम देखें एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव का जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले 2 नॉर्मेटिव आइडिया हमारे मन में आने चाहिए। सबसे पहला जो हमारे मन में एक्चुअल में आते भी हैं, फर्स्ट आइडिया है इंटरनलाइजिंग कास्ट रिक्वायर दोज हु इमिट ग्रीन हाउस गैसेज टू पे द सोशल एंड इन्वायरमेंटल कास्ट। तो सबसे बड़ी बात है जो ग्रीन हाउस गैस को एक्चुअल में जो इमिट कर रहा है उसको हमें एक ऐसा जो सिस्टम बनाना चाहिए कि वो क्या करे, सोशल इन्वायरमेंटल कास्ट को पे करे। दूसरी बात अगर बात करें तो क्लाइमेट जस्टिस की हम बात करते हैं कि जो उसके वजह से उस ग्रीन हाउस के इमिशन की वजह से जिसको नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। ये 2 बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो जिससे भी अफेक्ट पड़ रहा है उसका जिसके वजह से पड़ रहा है उसको कंट्रीब्यूट करना होगा, जिस पर पड़ रहा है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर देखा जाए, अगर हम देखते हैं मिटिगेशन एफर्ट की बात करें तो जो कार्बन इनजस्टिस है, जो एक्चुअल में रिचर कंट्री है या जो रिच कंट्री जिन्होंने बहुत पहले ही, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की 1850 से 1850 के बाद शुरू होता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोयला का प्रयोग कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल प्रयोग कर चुके हैं। तो उन्होंने जो है क्लाइमेट को वार्म करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, इसलिए उनकी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो इस समय पे करें। तो कार्बन इनजस्टिस उन्होंने किया है तो उन्हें ही पे करना होगा, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको जो उनके पास इतने रिसोर्स नहीं है। भारत के बारे अगर बात देखी जाए तो भारत जो है सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी हमारी है ये हमने एक ऐसा अप्रोच बनाया है, पूरे वर्ल्ड ने बनाया था पेरिस क्लाइमेट चेंज के बाद। पेरिस जो है में जो बात हुई थी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत सरकार ने इसी पॉलिसी को अपनाया है कि इंटरनेशनल नेगोशिएशन की बात हो रही है परंतु एक्चुअल में अभी भी इफेक्ट में नहीं आया। इसमें क्या कहा गया है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सबका कॉमन गोल है लेकिन जो कंट्रीब्यूशन होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा। जिसने ज़्यादा पोल्यूशन किया है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो डेवलप्ड कंट्री है वो ज़्यादा करेंगे और डेवलपिंग कंट्री को पे नहीं करेंगे, इवन उनको कंपनसेट भी किया जाएगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को होना आवश्यकता है। क्लाइमेट मिटिगेशन से ज़्यादा उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो है अमीर कंट्री जिन्होंने पहले यूज कर लिया है उसको पे करें। अगर देखें हिस्टोरिकली तो जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो उन्होंने बहुत कम यूज किया था या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं किया। तो अगर देखा जाए तो भारत के साथ ये समस्या है कि भारत को जो है क्लाइमेट जस्टिस जो है भारत में भी होनी चाहिए और साथ ही इसको जो है क्लास, कास्ट और रीजन के अकॉर्डिंग भी देखनी चाहिए, क्योंकि इनइक्वलिटी भारत में क्लास, कास्ट और रीजन पर भी है कि बहुत सारे ऐसे कास्ट क्लास हैं जिन्होंने आज भी अंडर डेवलप्ड हैं, तो उन्होंने भी कोई ऐसा पोल्यूशन नहीं किया है लेकिन उनको भी पे करना पड़ रहा है। आगे देखा जाए इनइक्वलिटी मैट्रिक्स की हम बात करें तो अगर हम देखे जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो क्लाइमेट चेंज है और एनर्जी ट्रांजिशन है एक्चुअली में डिसप्रपोर्शनली इसका मेन इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा,
पुअर के ऊपर पड़ेगा, जो गरीब पर्सन है उसी के ऊपर फाइनली जो भी हम बात करते हैं, चाहे वर्डन पड़े, चाहे क्लाइमेट चेंज का असर पड़े, चाहे पोल्यूशन का असर पड़े, और चाहे फाइनल वर्डन देखा जाए तो गरीब के ऊपर ही पड़ता है। तो हमें क्लाइमेट इंड्यूस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, जो कि एग्रेरियन क्राइसिस क्रिएट न करने पाए, क्योंकि एग्रेरियन अगर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्राइसिस क्रिएट होगी तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे संकट में आ जाएगी, क्योंकि भारत आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। और यहाँ पर जो है अगर एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है हम इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज से तो पीड़ित हैं। सबसे बड़ी बात है मानसूनी क्लाइमेट हमारी है, तो रेनफॉल टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, या जो है ड्राउट कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो हमारी एक्चुअल में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है, और पूरा उसका असर फाइनली हमें जो है फार्मर या किसान के इनकम लॉस होती है, इनकम का नुकसान होता है। तो ये जो टेम्परेचर हमारा एक्चुअल में बढ़ रहा है वो ओशनिक इकोसिस्टम को भी डिफरेंट चेंज कर रहा है, और जो फिश स्टॉक है, जो एक्चुअल में जो लोग मछली पालन करते हैं, समुद्र से मछली पालन करते हैं, मछली पकड़ते हैं, उनके लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि हमारे ओशनिक इकोसिस्टम में चेंजिंग आ रही है। अगर आगे हम देखें रिलेशनशिप की बात करें कि जो इनइक्वलिटी है या कार्बन इमिशन है, तो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे अगर देखा जाए इन्वायरमेंटल और सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, ये दोनों साथ साथ जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इक्विटेबल डेवलपमेंट दोनों के लिए समस्या है। इसलिए अगर सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को हम दूर करना चाहते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इन्हें ही एड्रेस करना होगा कि जो हमारे डेवलपमेंट है वो किसी तरह से रुकना नहीं चाहिए। आगे अगर देखें तो हमें कुछ ऐसे एविडेंट भी मिले हैं कि जो लेस इक्विटेबल सोसाइटी है एक्चुअल में वो हायर एमिशन आउटपुट पर कैपिटा इकोनॉमिक एक्टिविटी उन्हीं के, यानी जो इक्विटेबल जो हमारी सोसाइटी ऐसी अमीर वर्ग है वो ज़्यादा कर रहे हैं, और हाईली अनइक्वल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये जो है भारत में क्रिएट हो रहा है। भारत इस तरीके से देखा जाए एक ट्रैप में फंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक की जो इनइक्वलिटी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसा कि अब हम देखते हैं आए दिन कहा जाता है कि यहाँ पर गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, तो क्या है एक्चुअल में एक अनइक्वल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ग्लोबल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जो सोसाइटल रिस्पॉन्स देखने को मिला है क्लाइमेट चेंज के बारे में, जैसे कि पब्लिक एक्शन देखा जाए, स्टेट कैपेसिटी देखा जाए, तो एक्चुअल में इसमें भी एक अनइक्वल सेटिंग देखने को हमें मिलती हैं। और अगर कार्बन कास्ट इमिशन की बात की जाए, जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसका जो कास्ट है तो सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो रिकग्नाइज करते हैं मिटिगेशन वेरियर है वो जो है इनइक्वलिटी मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आगे देखा जाए ग्रीनिंग डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो अगर क्लाइमेट चेंज को देखा जाए तो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी है, स्पेशली इंडिया की जो एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल फेज से गुजर रही है। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो लाइवलीहुड है, जो आजीविका का साधन है गरीबों की, उनके ऊपर सबसे बड़ा चेंज होगा, सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कुछ कास्ट हैं या कुछ रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होने की संभावना है। जैसे भारत ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की जिसको हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि टोटल हम 40% अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो होगी पावर जनरेशन की वो क्लीन एनर्जी होगी, यानी क्लीन एनर्जी हम 40% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, और 2070 तक नेट जीरो एमिशन को हम टारगेट को कवर करेंगे। लेकिन हम जानते हैं भारत में आज भी जो है कोयला जो है सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन का सोर्स है। तो जो कोयले में गरीब लोग काम करते हैं कोयले खदानों में, उनकी रोजगार डायरेक्ट चली जाने की संभावना है। जैसा कि भारत में देखा गया है कि 2021 का जो कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो टोटल एनर्जी सप्लाई भारत में जो है 56.1% ये जो हुई है किससे हुई है, ये एक्चुअल में कोयले से हुई है। यानी कोयला भारत में 56.1% कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्रूड ऑयल 33.4% 33.4% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो कोयला तेल तो हम आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोयला तो यहाँ से ही खोदा जाता है, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर देखा जाए तो ये एनर्जी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। जैसे कि 51% टोटल एनर्जी जो हमारी प्रोड्यूस होती है देश में, उसके 51% केवल इंडस्ट्री में चला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में 11%, रेजिडेंशियल यूज के लिए 10% और एग्रीकल्चर में मात्र 3.6% हम यूज करते हैं। अगर हम देखा जाए अगर हम कोई भी चेंजिंग करते हैं जिसकी वजह से अगर हमारा कार्बन इंटेंसिव
ये होता रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग है ये और भी ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव हो सकता है। अगर हम कार्बन इमिशन को रोकने की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ेगा, जिसको भारत जो है इस समय बियर नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर एनर्जी की प्राइस बढ़ेगी तो सबसे बड़ा कारण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वही कॉन्ट्रैक्ट कर एक उसमें कंट्रैक्शन होगा, और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग लेवल काफ़ी लो है, इसलिए इसको जो है हम बियर नहीं कर सकते, इसको सहन नहीं किया जा सकता भारत के जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन है। इसलिए हमें जो जस्ट ट्रांजिशन की बात करते हैं तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जो इकोनॉमिक, सोशल और रीजनल इनइक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, कोई डिस्पैरिटी क्रिएट ना हो। अगर रीजन की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पर कोल प्रोडक्शन होता है, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में वो जो रीजन है वो पोल्यूशन से भी प्रभावित हैं, गरीबी से प्रभावित हैं, उनके जो लो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट भी है, उनकी एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, उनकी इनकम कम है। वहीं अगर हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो जो कि एक्चुअल में उस पर जो आज देखा जाए तो उन पर जो है उनके लाइवलीहुड भी सुरक्षित हैं, एक अल्टरनेटिव जॉब भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो क्या है, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी, एक्चुअली जो विंड एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो ओशन के किनारे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की जो ट्रांजिशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो गरीब पर्सन है उनकी जो है लाइवलीहुड सुरक्षित होनी चाहिए। इसलिए एक अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे वल्नरेबल कम्युनिटी जो संकट में आ जाएंगी, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत जो है एडवर्स इम्पैक्ट न पड़े। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ, उसमें क्या कहा गया, टेकिंग इनटू अकाउंट द imperative of a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality job per nationally defined development priorities। तो हमें नेशनल लेवल पर एक डिफाइंड होनी चाहिए कि जो एक डिसेंट वर्क का क्रिएशन किया जाएगा, क्वालिटी जॉब पर नेशनली पर्सन डिफाइंड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें एक स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है जिससे कि जॉब जनरेशन किया जा सके, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल स्पेशली कोयले के क्षेत्र में काम करते हैं उनके पास कोई स्किल नहीं है। अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें तो दलित और लोअर कास्ट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम बात करें, अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट करते हैं तो हमें एक जनरेशनल मोबिलिटी को भी प्राप्त करने की ज़रूरत है। एक किसी भी डिसएडवांटेज ग्रुप पर असर नहीं होना चाहिए, और हमें एक इंश्योर करना चाहिए कि इक्विटेबल और सस्टेनेबल ट्रांजिशन हो। और जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पर, कि जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट को हमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन एंड हमें जो है ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्रीनिंग फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट रीजन हमारे हैं जो कोयले पर निर्भर हैं, जो कोयले से उनकी जो है रेवेन्यू आती है या लाइवलीहुड है, उनके ऊपर असर न पड़े। जैसा कि हमने कहा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उनमें जो है बहुत सारे जो है कोयले पाए जाते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्चुअल रेवेन्यू सोर्स है वो कोयले से आता है। कोयला क्या है, जैसा कि हमने कहा, बहुत चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और कहाँ पर सिचुएट है, जो भारत का ईस्टर्न या सेंट्रल इंडिया है जो कि पुअर है वहाँ पर है। जबकि हम देखते हैं पावर जो विंड एनर्जी है, फोटोवोल्टिक्स से बात कर रहे हैं हम सोलर एनर्जी की, तो कहाँ पर है, एक्चुअल में जो हमारे साउदर्न या वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर लोकेटेड है। तो अगर हम देखें, जो पोल्यूशन का कारण है कोयला, जो है एक्चुअल में पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन, यानी पब्लिक सेक्टर द्वारा ही वो माइनिंग की जाती है, और 85% माइनिंग पब्लिक के सेक्टर द्वारा की जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट की इससे बहुत बड़ी रेवेन्यू हो जाती है, और टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में टैक्स, रॉयल्टी या माइनिंग फ़ी के रूप में मिलती है। और वहाँ के कुछ लोग जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग, उसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट भी पा जाते हैं। तो अगर हम इंडिया ट्रांजिशन स्ट्रेटजी की बात करें तो हमें इस रीजनल डिस्पैरिटी को ध्यान में रखना होगा कि उन स्टेट को कुछ हमें और फंड ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है जो कि कोयले पर निर्भर हैं, यानी इसको उनके और जो लेबर वर्ग है उन्हें हमें री स्किलिंग करने की ज़रूरत है, उनको रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रीन डील नीड की अगर बात की जाए तो एक फेडरल डील होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट का एक फेडरल गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना करके हमें एक सब नेशनल यानी स्टेट लेवल पर हमें एक इस कंसर्न को, क्लाइमेट कंसर्न को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर हम डिफरेंट स्टेट की बात करें, जो हम सब रीजनल गवर्नमेंट की बात करें स्टेट की, तो उनकी एक्चुअल में प्रायोरिटी अलग अलग है।
यूनियन गवर्नमेंट की सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। अगर एग्जामिन करने की बात है, जो सब नेशनल यानी जो स्टेट लेवल हैं उनकी स्टेट एंटिटी की जो है एक कुछ चैलेंजेज हैं, और क्लाइमेट इनइक्वालिटी मिटिगेशन करने के लिए उनके जो चैलेंजेज हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ स्कीम के द्वारा ही हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्लाइमेट एडाप्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट हम करें तो यूनियन गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए। इसमें स्पेशली इस यूनियन गवर्नमेंट को इसमें बहुत आगे बढ़कर आना चाहिए, उसके बगैर ये संभव नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट इंटरेक्शन है, जिसको हम फिजिकल फेडरलिज्म का भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में, क्योंकि उनकी जो रिवेन्यू मिल रही है कोयले से वो भी घट जाएगी, तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए यूनियन और स्टेट को एक कोऑपरेशन करें। जो हम बात करते हैं फेडरलिज्म की पॉलिटी में, तो यहाँ पर हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी अपनाने की आवश्यकता है इस इन्वायरमेंट या इकोनॉमी के जो सेक्शन में भी, तब जा कर के ये सोल्यूशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एन अपॉर्चुनिटी टू रिकास्ट इंडियाज फूड सिस्टम। तो भारत के फूड सिस्टम को जो है रिकास्ट करने की बात की जा रही है इस आर्टिकल में। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल को एक्चुअल में लिखा क्यों गया है। अभी जस्ट 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे था, इसलिए इस आर्टिकल को हाईलाइट किया गया है। जो हमारा वर्ल्ड फूड है, तो फूड को सिक्योरिटी हमारे देश में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे देश में पूरे विश्व की इस बात को सबसे ज़्यादा हम ही समझ सकते हैं कि पूरे विश्व की सबसे बड़े पॉपुलेटेड कंट्री हम ही हैं। तो जो पूरे वर्ल्ड को हम फीड कर रहे हैं, जो पूरे नेशन को फीड कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमें ही, इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और किसी को नहीं हो सकती है। अगर बात करें प्राइमरी गोल की, हम बात करते हैं फूड सिस्टम की, तो सबसे बड़ी बात करती है कि हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करें सभी के लिए, टू इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जैसे केवल पेट भरना नहीं है, व्यक्ति जो खाए उसमें उसको न्यूट्रिशन भी मिलने चाहिए। इसलिए हमें जो एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन जो है प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो कि हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीजनेबल हो, जो कि किसानों के लिए रेजिलिएंट हो, और उनके जो है इकोनॉमिक प्रोडक्शन करने में उनकी जो है इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रांग करें। अगर देखा जाए जो लार्जेस्ट इनपुट हम कृषि में बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है सॉइल, हमें खेत चाहिए, वाटर और क्लाइमेट कंडीशन। तो जो सॉइल वाटर हम देख रहे हैं सभी का जो है क्षरण हो रहा है, सभी का इरोजन हो रहा है। और क्लाइमेट देखा जाए तो क्लाइमेट जो एक ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्लाइमेट सबसे ज़्यादा इस पर जो है बहुत बुरा असर डाल रहा है। तो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और लाइवलीहुड दोनों ही किसानों की बहुत खतरे में आ रही है। यानी जो फूड सिस्टम है वो सस्टेनेबल बनाने के लिए आवश्यकता पर हमें बल देने की आवश्यकता है। आगे देखा जाए न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी। अगर न्यूट्रिशन फ्रंट की बात की जाए तो भारत जो है दो तरीके से बर्डन फेस कर रहा है माल न्यूट्रिशन के स्तर पर। जैसे पहला अगर देखा जाए भारत में जो है कुछ प्रोग्रेस हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़े पॉपुलेशन भारत में आज भी है जहाँ पर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी देखने को मिलती है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 का जो सर्वे है वो क्या कहता है कि 35% भारत में चिल्ड्रेन जो हैं, बच्चे हैं, वो स्टंटेड हैं। और 50 स्टंटेड मतलब उनका उम्र के हिसाब से शरीर पतला है, काफ़ी ज़्यादा पतला है, वजन कम उनके कम है और शरीर काफ़ी ज़्यादा पतला है। 57% वीमेन और 25% मेन जो एनेमिक हैं, यानी 57% महिलाओं में जो है खून की कमी है, 25% पुरुषों के बीच में शरीर में खून की कमी है। अब यहाँ पर देखा जाए सबका कारण क्या है, एक्चुअली इम्बैलेंस डाइट है। दूसरी साइड देखा जाए जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, भारत जो है आजकल जो लाइफ स्टाइल लोग अपना रहे हैं फूडिंग का, इससे क्या है जो 24% एडल्ट वीमेन है और 23% एडल्ट मेन है वो ओबेस हो रहे हैं, उनको मोटापा के शिकार हो जा रहे हैं। तो अब देख रहे हैं दोनों चैलेंज है। जैसा कि हमने कहा कि कुछ लोग स्टंटेड हैं, बहुत पतले हैं, एनेमिक है, कुछ लोग मोटापा से ग्रसित हैं, और ये दोनों ही कंडीशन को हम माल न्यूट्रिशन में कंसिडर करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा कोई खा लिया है वो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार है, जो बहुत कम खा रहा है या जो उसके शरीर में न्यूट्रिएंट कम है वो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार है। अगर देखा जाए कि एक तरफ है प्रोडक्शन साइड, जो कि हमारे किसानों के लिए जो है जो स्मॉल फार्मर एक्चुअली में है या मार्जिनल फार्मर है, तो उनका प्रोडक्शन साइड देखा जाए तो उनका इनकम इनसफिशिएंट है। जो एक रिपोर्ट है ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन, उसने पाया कि 68% से ज़्यादा जो मार्जिनल सब किसान हैं, फार्मर हैं, उनकी इनकम जो है नॉन फार्म इनकम से एक्चुअल में आती ही नहीं, वो बहुत कम है। वो क्या करते हैं, उनकी फार्मिंग सेक्टर से आती ही नहीं है, वो नॉन फार्म एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मनरेगा मजदूरी करेंगे या कहीं और काम करते हैं,
उनकी जो खेती एक्चुअल में उनके अनाज इतना कम होता है कि अपने ही खा सकते हैं और घर का अन्य खर्चा चलाने के लिए उन्हें कुछ मजदूरी करनी पड़ती है, स्पेशली मनरेगा में काम करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इससे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भारत में एक्चुअल में अभी किसानों को रीस्किल करने की ज़रूरत है, उनको एक इनकम डाइवर्सिफिकेशन करने की एक अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता है। आगे देखा जाए तो जो भारत में नेचुरल रिसोर्स है एक्चुअली बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो भारत की प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन से गुजर रही है। 2023 में सॉइल हेल्थ सर्वे किया गया जिसमें ये पाया गया कि जो कल्टिवेबल लैंड है, जो इस पर कृषि योग्य भूमि है, उस जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिशियंट हो रही है ऑर्गेनिक कार्बन के कंपैरिजन में। यानी देखा जाए ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में मिट्टी में बहुत तेज़ी से घट रही है, और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर है जो काफ़ी तेज़ी से उसका भी डिप्लेशन हो रहा है। पंजाब में करीब करीब 75% 75% जो है ग्राउंड वाटर का असेसमेंट ऐसा पाया गया कि वहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका है, जितनी जो है वहाँ से पानी निकालनी थी उससे ज़्यादा हो गया, जो कि एक्चुअल में फ्यूचर में फार्म इनकम पर असर पड़ेगा, उन पर एक थ्रेटेंड असर होगा। आगे देखा जाए अडॉप्ट ए 3 साइडेड अप्रोच। हमें 3 साइडेड अप्रोच की बात करने की इसमें कही गई है कि हम अगर इस तरीके से अपना स्पेशली हमारा 3 जो साइडेड अप्रोच है वो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मिडिल मैन तीनों को लेकर के है। तो फर्स्ट बात करें कंज्यूमर को लेकर के, तो कंज्यूमर की डिमांड है कि वो जो एक हेल्दी और सस्टेनेबल डाइट की तरफ बढ़े, और जो कारपोरेशन है जो मेन स्ट्रीम की तरह अप्लाई करें। जैसा कि हम जानते हैं जो कारपोरेशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ओट वगैरह जो है, ओट या क्विनो जो है वो भारत में इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उन्हें जो लोकली जो प्रोड्यूसर हैं अगर वो मिलेट यहीं पर पैदा करें तो ये जो मिलेट हम विदेश से मंगा रहे हैं इससे जो है हमारी बर्डन कम होगी। दूसरा देखा जाए पब्लिक सेक्टर को भी ध्यान में रखने जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, मिड डे मील की बात करें, जो रेलवे, कैटरिंग है, अर्बन कैंटीन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्रोक्योरमेंट है, यहाँ पर ये पाया गया कि कम से कम 70% इंडियन जो है यही चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए हमें इनको जो है ये इंपोर्ट करने के बजाय इनसे रिलेटेड चीज़ों को हमें पैदा ही कर लेनी चाहिए। अगर देखा जाए, अगर हम देखा जाए तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों के फूड चॉइस को भी सेव कर रहे हैं। जैसे देखा जाए तिरुमाला तिरुपति देवस्थान में वो करीब 70,000 पीपल को डेली जो है सर्व करते हैं, फूड भोजन परोसते हैं, और वो क्या करते हैं नेचुरली फार्म प्रोड्यूस को ही खरीदते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इंपोर्ट करें अगर हम, उससे अच्छा है कि अपने यहाँ जो है नेचुरली फार्मिंग करें और वहाँ से जो किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे खरीदें। लेकिन इसमें एक समस्या है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, तो उससे जो है उनके उत्पादन कम होने वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और बिगड़ जाएगी। जैसा कि श्रीलंका में हमने देखा, उसने खाद को बैन कर दिया, तो कोई मैन्यूअर या फर्टिलाइजर प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे वजह से वहाँ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया। कोरोना की मार झेलना पड़ा, जिससे उसका टूरिज्म सेक्टर बंद हो गया, और इस तरीके से कुमुलेटिव। और उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन जीतने पर हम क्या करेंगे, टैक्स घटाएंगे। तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने पहला टैक्स घटाया, दूसरा जो है फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया, तीसरा उसका कोरोना की वजह से टूरिज्म सेक्टर जो इसका इंपॉर्टेंट जो है रेवेन्यू जनरेशन होता है, तीनों एक साथ इम्पैक्ट पर श्रीलंका तबाह हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है नेचुरल फार्मिंग की तो बात करते हैं, लेकिन वो स्वयं सस्टेनेबल नहीं है। सेकंड बात करें, इंश्योर रेजिलिएंट इनकम, वी मस्ट सपोर्ट फार्मर ट्रांजिशन टुवर्ड रिम्यूनरेटिव। तो सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए एक रिम्यूनरेटिव प्राइस की बात की जानी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि अगर किसान जो है एक सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो स्वयं सस्टेनेबल नहीं है, तो किसान की इकोनॉमिक हालत और बिगड़ जाएगी। इसलिए रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की भी बात की जानी चाहिए, और एक नेशनल मिशन बनाया जाना चाहिए नेचुरल फार्मिंग की दिशा में, एक गाइडलाइन तैयार करे और एक्चुअल में गवर्नमेंट उसमें फंडिंग करे। हम दिखाते हैं कि जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर का जो बजट सरकार पेश करती है हर साल, जो एग्रीकल्चर का बजट है उसमें सिर्फ 1% सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को दिया गया है। तो अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को 1% दे रहे हैं तो हम पूरे देश में एक नेशनल जो है मिशन कैसे ला सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग का, तो वो बहुत बड़ा टफ काम होगा और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा संकट क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमें ये देखने की जरूरत है जो एग्रीकल्चर सपोर्ट है उन्हें एक इनपुट सब्सिडी के रूप में भी दी जानी चाहिए, जिससे कि वो एक इफ़िशियंट यूज कर सके अपने इनपुट के लिए। दूसरी बात है रिसर्च जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए, एक्सटेंशन सर्विस में होने चाहिए, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की तरफ बढ़ सके। थर्ड बात करें तो हमें शिफ्ट फार्म
टू फोर्क वैल्यू चेन टुवर्ड मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव वन। तो हमें जो है फार्म से फोर्क की तरफ बात करते हैं कि हमें जो है एक वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली में जानते हैं रूरल जो इनकम है किसानों की उसे इन्हांस किए बगैर हम वहाँ पर वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। किसान के पास इतना जो है संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है को वैल्यू एडिशन कर सके। वो डायरेक्ट बेच देता है मिडिल मैन को और मिडिल मैन कॉरपोरेशन को बेचती हैं। उससे क्या है कंपनियाँ वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। जैसे सिंपल आलू है, आलू जो है किसान उत्पादन करता है और चिप्स कंपनी ले जाकर के उसे चिप्स बनाती हैं। एक आलू में कई पैकेट चिप्स जो है बना लेते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो वैल्यू एडिशन की बात जो है किसानों के लिए तो अभी संभव नहीं है, लेकिन अगर किसानों को इंसेंटिव दिया जाए और उनके जो है हार्वेस्ट प्रोड्यूस है उनको जो है प्रोक्योरमेंट की गारंटी दे हर फसल में, तो ये जो है काम आगे हो सकता है। और यंग जो एग्रीटेक एंटरप्रेन्योर हैं जैसे कि देहात और निंजा कार्ट, इन्होंने कुछ काम किए हैं जो कि डायरेक्ट जो है फार्म टू बायर लिंकेज क्रिएट करते हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो अगर हम बात करें पूरे इंटायर फूड सिस्टम को शिफ्ट की बात करें तो हमें एक इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भारत जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला कंट्री है, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी को भी देखने की ज़रूरत है जिससे हमारा फूड सिस्टम राइट दिशा में सही दिशा में जा सके और किसानों को कोई नुकसान नहीं हो, कंज्यूमर को कोई नुकसान ना हो और एक सस्टेनेबल तरीके से ये काम आगे बढ़े। नेक्स्ट आर्टिकल है एंडलेस वो। अगर बात की जाए इजराइल और पैलेस्तीन के जो युद्ध चल रहे हैं उसी को लेकर के आर्टिकल है कि 1400 जो है करीब करीब इजराइल में मारे गए, जो 500 रॉकेट हमास ने दागे और इजराइल ने जो रिटेलिएटरी जो रिएक्शनरी एक्शन लिया उसमें 3785 पैलेस्तीनियन मारे गए और बाद में देखा गया कि हॉस्पिटल पर हमला हुआ जिसमें 500 लोग मारे गए। अब इजराइल कह रहा है कि पैलेस्तीन कह रहा है या हमास कह रहा है एक्चुअली कि इजराइल ने वहाँ पर विस्फोट किए हैं और इजराइल का कहना है कि हमास ने ही अपने हॉस्पिटल पर विस्फोट किया है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इजराइल ने नॉर्दर्न गाजा क्षेत्र में लोगों को बोला कि क्षेत्र खाली कर दें, फील्ड खाली कर दें पूरा क्षेत्र और हम हमास पर हमला करेंगे। हमास को नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा हम पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने जो बाइडेन ने भी कहा, सच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी कहा कि इजराइल को राइट टू डिफेंड इटसेल्फ जो मतलब जीविश नेशन जो है उसको अपने स्वयं की रक्षा करने का संपूर्ण अधिकार है। इसलिए ये टेंशन हम देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर टेंशन की बात देखा जाए, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जो टेंशन बढ़ रही है इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ये मेनली माना जा रहा है कि ईरान ने हमास को उकसाया है जिससे कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच दोस्ती जो रिश्ते नॉर्मलाइज करने की बात हो रही थी वो न हो सके। इस बीच देखा जाए बाइडेन ने कुछ अनाउंसमेंट किया, कुछ इंटरफेरेंस किया जिससे 20 ट्रक ऐसे जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो है गाजा में जा रहे हैं इजिप्ट या मिस्र के माध्यम से। लेकिन ये जो है बहुत कम है क्योंकि वहाँ पर 13 लाख लोग गाजा पट्टी में रहते हैं। तो 20 ट्रक जो है जो ऐड जाना सहायता जाना संभव उनके लिए टोटल जो है उनको मिलेगा नहीं, उस किसी को मिलेगा कुछ खाने बिना मरेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं न तो इससे हमास को फ़ायदा है न इजराइल को फ़ायदा, क्योंकि इन्होंने पीस क्लॉज साइन किए थे, चाहते हैं शांति स्थापित हो, लेकिन हमास ने अचानक हमला कर दिया जिससे अब इजराइल गुस्से में आ गया है। लेकिन इसका एक ही सलूशन है जो बार बार बात करती है, हम 2 स्टेट नेशन की बात करते हैं कि 2 राज्य बनाया जाए, एक पैलेस्तीन और एक इजराइल, लेकिन वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये समस्या अभी सॉल्व होते हुए नहीं दिख रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है निठारी फियास्को। निठारी में जो केस हुआ था हम जानते हैं एक्चुअली में 2006 का केस है और ये उत्तर प्रदेश में नोएडा या गाजियाबाद साइड में एक निठारी गांव है, वहाँ पर ये केस हुआ था और उसमें जो क्रिमिनल थे उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, इक्विटर उनको निर्दोष साबित कर दिया। इसके पीछे का कारण क्या है कि जो सबूत पेश किए गए वो सबूत पर्याप्त नहीं है कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए। तो निठारी के केस में जजमेंट ये इंडिकेट करता है 2 men were brought to trial with nothing more than purported confiscation। तो उनको जो है स्वयं उन्होंने जो कबूल किया था उसके अलावा एक्चुअल में एजेंसियां सीबीआई ने कुछ प्रस्तुत ही नहीं कर पाया। तो बड़े ग्रेव कंसर्न की बात है कि सीबीआई ने, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्याओं के मामले आते हैं, मोनिंदर सिंह पेंदर और उसका डोमेस्टिक हेल्पर जो था सुरेंद्र कोहली, उन दोनों की बात आती है जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा। लेकिन सीबीआई ने एक्चुअल में कोई जांच में कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाया, जो कि बहुत बड़ा एक देखा जाए तो ये भी दुर्भाग्य की बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखी जाए जो कि ये जो मजिस्ट्रेट ने पाया
कि एक्चुअल में उनको 60 दिन जो है पुलिस कस्टडी में रखा गया था और उनको करीब करीब 5 मिनट तक वो क्या है किसी अपने वकील से ज़्यादा 5 मिनट मुश्किल से बात कर पाए थे, यानी उनको जो है लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड नहीं कराया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब यहाँ पर ये बात आती है सामने कि इन्होंने किया क्या था। इन्होंने क्या किया था, ऐसा पाया जाता है कि वहाँ से जो इनके घर के रास्ते, एक्चुअली वो डॉक्टर था सुरेंद्र जो है, जो ये एक मिनट, ये जो मोनिंदर सिंह पंधर है, ये डॉक्टर था और माना जाता है कि इसके घर से जो लोग गुजरते थे, स्पेशली महिलाएं गुजरती थीं या लड़कियां गुजरती थीं, उनसे किडनैप कर लेते थे अपने घर में, उसके साथ जो है सेक्स करते थे, उनकी हत्या कर देते थे, यानी मारने के बाद उनकी मृत लाश के साथ जो है सेक्स करते थे और फाइनली जो है उन्हें पका कर खा भी जाते थे। इतनी तक जो है नृशंसता की बात सामने आई, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई ने कुछ भी सबूत जुटा नहीं पाए और उनके घर के बाहर जो है पाया गया कुछ विंडो वगैरह से जो है वो फेंक देते थे लाश वगैरह, जिसमें हड्डियाँ वगैरह कुछ ये खोपड़ियाँ वगैरह होती थी, लेकिन एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा जो है सबूत नहीं पेश कर पाए। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात है, उनके जो है कुछ हिस्से शरीर के मिले, इससे जो हड्डियाँ वगैरह मिली, स्पेशली उनको स्कल मिला, बोन और फ्लेश मिले, साथ साथ कुछ जो है और लेकिन कोई टार्सो नहीं मिला। टार्सो मतलब जो शरीर के नीचे का, कमर के नीचे का हिस्सा होता है, लेकिन वो एक्चुअल में वो कोई नहीं मिला। इससे पता चलता है कि वो बहुत सारे आर्गन को निकाल लेते थे और आर्गन की जो है तस्करी, स्मगलिंग करते थे। तो ये चीज़ें तो सामने दिखती हैं, लेकिन ये केवल संभावनाएं हैं और एक्चुअल में सीबीआई ने कुछ नहीं कर पाया। आजकल हम देखते हैं हर जगह सीबीआई रेड करती है, लेकिन सीबीआई 2006 से आज तक ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सीबीआई ने कुछ नहीं किया। केवल उन्होंने जो कन्फिस्केशन किया है, जो पुलिस कस्टडी में किया है, वही केवल उसी के बेस पर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है और उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।